गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन कैंपस में। और आज मैं फिर लेके आया हूँ क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सेट 2, जो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 का है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के देखें तो कुल 50 क्वेश्चंस हैं। कितने? 50 हैं। प्रीवियस ईयर में 50 क्वेश्चन के हुआ करते थे। और ये आपका जो पेपर है ये दो पार्ट में बटे हुए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी में। सेक्शन ए आपका जो होगा वो होगा आपका सांख्यिकी, और सेक्शन बी जो होगा होगा इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था। कुल मिला के इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की एकदम बहुत ही अधिक संभावना होगी। तो बिना समय व्यर्थ किए प्रश्न नंबर सेट नंबर 2 जो है इसका एक एक करके क्वेश्चन हम लोग अध्ययन करना शुरू करते हैं। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? एक वचन में, बहुवचन में, दोनों में, या कोई नहीं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दोनों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? व्यवसायियों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, या इनमें से सभी? तो सही जवाब होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। कहता है कॉलमों और पंक्तियों के रूप में आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो कॉलम और पंक्ति के रूप में आंकड़े क्रमबद्ध होते हैं उसे हम कहते हैं सारणीयन करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 4 कहता है, देखिए कहता है यदि बहुलक बराबर 18 दे दिया, माध्यिका बराबर 21 दे दिया, तो माध्य बराबर कितना होगा? आप लोग को ध्यान रखना है, मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह का क्वेश्चन के बारे में बताया था। ये इस रिलेशन का भी क्वेश्चन आता है। मैंने फार्मूला बताया था कि जेड बराबर यानी बहुलक बराबर होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका बहुलक दिया हुआ कितना? 18। ठीक है, माध्यिका कितना दिया हुआ? 21। अब 21 जो दिया हुआ इसमें 3 माध्यिका दिया होगा तो 21 को 3 से गुना करने कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, माइनस में 2 क्या है? माध्य, क्योंकि हमें निकालना क्या है? माध्य ही निकालना है। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। अब माइनस में होगा तो इसको घटाएंगे तो देखिए 13 में से 8 गया तो 5, और 5 में से 1 गया तो 4, 45 आ गया माइनस करने पे। ये 63 जब इधर आ जाएगा आपका, 63 जब इधर आ जाएगा तो ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस फिगर आ जाएगा। और बड़ा संख्या जो माइनस का इसलिए माइनस रह गया। अब इधर क्या बच गया? बराबर के, बराबर के इधर बच गया है 2x। 2x नहीं मतलब 2 मीन, नहीं 2 माध्य। अब 2 माध्य, माध्य को वहीं छोड़, देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 2 माध्य को वहीं छोड़ दो, है ना। माध्य को 2 इधर ले आओ, गुना से इधर ले आओ, भागा में, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, गुना का साइन है। तो 45 को भागा लगा देंगे, अगर 2 से बराबर हो जाएगा क्या? माध्य। तो माध्य ज्ञात हो गया। 45 को 2 से भागा लगा दो तो आपका कितना कितना आएगा? 22 दूना 44, 22.5, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, 22.5। ठीक है, इसका सही जवाब, इसका आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर अब 5 पे चलते हैं। 5 क्या कहता है? देखिए कहता है सहसंबंध, सहसंबंध सदैव, गुणांक जो है वो सदैव होता है कैसा? एक से अधिक होता है, एक से कम होता है, या -1 और +1 के बीच होता है, या उपयुक्त सभी के द्वारा, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए सहसंबंध, कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो होगा ये हमेशा -1 और +1 के बीच में रहेगा, यानी हमेशा ये पॉइंट में आंसर आएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 कहता है बहुलक वह मूल्य जिसकी आवृत्ति होती है क्या? अधिकतम होती है। जिसकी आवृत्ति रिपीटेशन जिस वैल्यू की अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाता है। समाचार, अगला प्रश्न कहता है समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा क्या कहलाएगा? द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पदों के विचरण के माप को क्या कहते हैं हम लोग? अपकिरण कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रोफेसर PC महालानोबिस कौन है? तो एक अर्थशास्त्री हैं। ठीक है, कौन है? एक अर्थशास्त्री हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ, हिंदी में पढ़ते हैं। चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन एक क्वार्टाइल डेविएशन का सूत्र है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का सूत्र जो है बच्चों ये है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, Q3 - Q1 बटे में 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पे चलेंगे। आधार वर्ष में सूचकांक का मूल्य होता है कितना? तो ए लिखेंगे 100 होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। कहता है यदि 40, 50, अब यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी x दे दिया, 78 और 58 का समांतर माध्य अगर इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इजी है ये भी,
है ना। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। माध्य निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर एक चर दिया हो तो सभी को जोड़ दिया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? सभी को जोड़ दिया जाना चाहिए। देखिए कैसे, 40, ठीक है, 50, अब x को छोड़ दो, वहां तो कोई वैल्यू नहीं है, 78 और 58 टोटल करो तो यहाँ पे 8 और 8 16 हो गया, यानी कि 1 आ गया, 5 और 9, 9 और 7 16, 16 5 21 और 1 22, कितना आ गया? 226। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्योंकि x का वैल्यू पता नहीं, इसलिए हम प्लस क्या कर देंगे? x। अब आपको पता है ये हमारा वैल्यू किसके बराबर हो गया? ये हो गया हमारा वैल्यू सिग्मा x के बराबर। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे n कितना है? तो टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट है यानी चर जो है वो कितना है? 1 2 3 4 और 1 5। तो इसको भागा लगा देंगे किससे? हम 5 से। इसको भागा लगा देंगे किससे? 5 से, यानी कि फॉर्मूला क्या कहता है? सिग्मा x बटे में n। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 5 है, तो 5 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। समझ गए ना। लेकिन अभी ऐसे नहीं बनाना है। अभी आपका जो सिग्मा x निकल गया वो कितना निकल गया? 226 प्लस x। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और उसको बना के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या कहता है? माध्य बराबर कितना है? समांतर माध्य बराबर 56.2। ठीक है, अच्छा, बराबर सिग्मा x कितना है हमारा? 226 प्लस x है, और बटे में क्या? n बराबर कितना होगा? 5। अब 5 को आप इधर ले आओ, ये भागा में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना में। और जब गुना में होगा, है ना, क्या होगा? जब गुना में आएगा तो गुना में आने के बाद क्या करेंगे? गुना कर देंगे सीधा। तो गुना करके देखो, 5 दूना 10, 0, है ना, 6 पच्चे 30 और 1 31, 5 का 3, 5 पच्चे 25 और 3 28, यानी कितना आ गया? 281। ठीक है, ये इधर आ गया। अब बचा केवल ऊपर का ये, तो 226, ठीक है, प्लस में x। अब 226 यहाँ प्लस में, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 281 में से 26 जो है माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ पे माइनस तो होगा नहीं, 11 हो जाएगा। 11 का साइज कितना आ गया? 7, नहीं 5 आएगा, सॉरी, कितना आएगा? 5। 11 में से 6 घटेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। और उसके बाद यहाँ कितना बचा? 7। 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। और 2 में से 2 गया तो खत्म। यानी आपका बराबर क्या हो गया? x बराबर कितना वैल्यू आ गया? 55 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अब अगला प्रश्न जो है 13वां प्रश्न कहता है कि प्राथमिक आंकड़ा, है ना, प्राथमिक आंकड़े होते हैं कैसे? तो प्राथमिक आंकड़े जो होते हैं वो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा है या प्रकाशित आंकड़ा है? तो प्राथमिक आंकड़ा जो होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा है। प्रश्न नंबर 14 पे चलेंगे। निम्न में किसका निर्धारण रेखाचित्र द्वारा नहीं किया जा सकता? तो इसका क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। माध्य का रेखाचित्र के द्वारा कभी भी रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट निर्धारण नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 15 पे चलेंगे। किनके सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिशर के सूत्र को सूचकांक निर्माण के लिए आदर्श माना गया है। प्रश्न नंबर 16 पे चलेंगे। एक अच्छे औसत के गुण होते हैं कैसे? तो इनमें से क्या होगा? सभी। स्पष्ट एवं स्थिर परिभाषा, सरलता और निरपेक्ष संख्या, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में चलेंगे। 17 क्या कहता है? देखिए 17 कहता है कि निम्न चित्र में सहसंबंध का परिणाम क्या है ना, सहसंबंध का परिणाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, है ना, r बराबर -1। मैंने आपको पहले बताया था कि इसका वैल्यू जो होता है, जो संबंध दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? इस चित्र के माध्यम से -1 का चित्र दिखा रहा है। प्रश्न नंबर 18 पे चलेंगे। द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो रेंज का जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालना है अगर, तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे आपका दिया हुआ L-S/2, है ना। कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, है ना, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट और फिर लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। तो 18 का आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 19 पे चलेंगे। कहता है प्रमाप विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा है? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना, अंडर रूट सिग्मा dx² बटे में n। इसका सही जवाब ये होगा, प्रमाप विचलन का ये सूत्र है। 20वें प्रश्न पे चलेंगे। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है?
तो सही जवाब होगा एडम स्मिथ ने कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 21 पे चलेंगे। आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन क्या कहलाता है? प्रस्तुतिकरण कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे चलेंगे। 22 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कहता है कैलकुलेट द रेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी कि यहाँ पे रेंज यानी विस्तार याद करने के लिए कह रहा है। और विस्तार का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कितना है भाई यहाँ पर? 81 है ना, और स्मॉलेस्ट कितना है बच्चा? तो यहाँ पे है 35। अब इसको माइनस कर दो, माइनस जो भी करोगे आपका विस्तार निकल जाएगा। तो 11 में से 5 गया तो कितना बचा? 6 है ना, और 7 में से 3 का कितना बचा? 4, तो 46 इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए प्रश्न नंबर अब चलेंगे हम लोग 23 पर। 23 कहता है किसी वृत्त चार्ट के केंद्र पर कुल कोण होता है कितने डिग्री का? ऑप्शन ए 360 डिग्री का हमेशा ये कुल कोण बनता है। प्रश्न नंबर 24 पे चलेंगे। आयत चित्र होता है कैसा? एक विमीय, द्विविमीय या बहुविमीय या त्रिविमीय? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। कहता है निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो भी आपके पास दिया हुआ है वैल्यू, सबसे पहले उसका नियम ये है कि उसको अरेंज करना है। अब अरेंज करके देख लीजिए। अरेंज क्या है यहाँ पर किया हुआ कि 9 एकदम बिल्कुल मतलब बड़ा से छोटा, छोटे से बड़े के क्रम में सजा हुआ है। माध्यिका ज्ञात करने का वैसे शॉर्टकट तरीके में बताऊं तो पहले देख लो नंबर ऑफ डिजिट कितने दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 4 इधर से काट लो, 4 इधर से काट लो, बीच का क्या बच गया? 130। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और अगर इतना विश्वास नहीं तो आप देख सकते हो दूसरे तरीके से जो एकदम किताबी सूत्र के आधार से बनता है। तो इसका सही जवाब होगा n+1/2। तो n बराबर कितना था हमारा? 9 था। 9 और 2 कितना हो गया? 9+1, 9+1 हो गया हमारा 10/2। तो 10/2 अगर काटेंगे तो कितना आएगा? पांचवा, यानी पांचवा पद हमारा कितना है? देखिए 1 2 3 4 5, पांचवा पे कितना आ गया? 130। इस एंगल से निकालो या उस एंगल से निकालो, तुम्हारा माध्यिका वही निकल के आएगा, 130 निकल के आएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अब सेक्शन डी में चलेंगे, सेक्शन बी में इंडियन इकोनॉमिक्स में चलेंगे। ठीक है, और इससे देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कहता है हरित क्रांति में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? HYV बीज, कृषि यंत्रीकरण, रासायनिक उर्वरक, इनमें सभी। तो सही जवाब होगा इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 27 कहता है कि फेमा कब लागू हुआ? फेमा कब लागू हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1 जून 2000 को फेमा लागू हुआ। अगला 28 नंबर प्रश्न कहता है किस प्रकार की निर्धनता से आय की असमानता एवं वितरण का संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, निरपेक्ष निर्धनता से। प्रश्न नंबर 29 क्या कहता है, देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया कब? तो 1991 से किया गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जैविक कृषि एक कैसी खेती है? तो धारणीय खेती है। कैसी खेती है? धारणीय खेती है। अच्छा, प्रश्न नंबर 31 कहता है स्वास्थ्य किस प्रकार की आधारिक संरचना का अंग है? तो सही जवाब होगा सामाजिक संरचना का एक अंग है। प्रश्न नंबर 32 पे चलेंगे। भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में LPG का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका सही जवाब होगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर नहीं मारेंगे आप, क्योंकि यहाँ बोला आर्थिक सुधारों के संदर्भ में। प्रश्न नंबर 33 पे चलेंगे। कहता है कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। प्रश्न नंबर 34 पे चलेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व इनमें से कौन सी वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था? तो चाय, जूट, सूती वस्त्र का तो किया जाता था, लेकिन इंजीनियरिंग वस्तु का निर्यात नहीं किया जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 35 पे चलेंगे। कहता है भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो सही जवाब होगा 1948 में। प्रश्न नंबर 36 कहता है मानवीय संसाधनों के विकास के लिए आवश्यक है क्या? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रश्न नंबर 37 पे चलेंगे। 37 क्या कहता है कि देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आजीविका प्राप्त करती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 2/3 आबादी जो है कृषि क्षेत्र से अपनी आजीविका प्राप्त करती है। अच्छा, अगला 38 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीन। 39 कहता है कि AAY का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है। प्रश्न नंबर 40 कहता है पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन एवं बेरोजगारी सामान्यतः पाए जाते हैं कहां पर? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा
अल्प विकसित देशों में इन सभी चीज पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 41 कहता है मानव विकास सूचकांक है ना, HDI डैश मानदंडों का सूचक है, तो सामाजिक मानदंडों का एक सूचक है। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निर्धन राज्य है, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु या बिहार? सही जवाब होगा बिहार, इसका जो है भारत का सबसे गरीब राज्य है, निर्धन राज्य है। प्रश्न नंबर 43 पे चलेंगे, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को। पहले इसी आयोग को योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 44 कहता है उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ सकते हैं भाई? तो कृषि संकट आ सकता है, लघु उद्योग पर प्रभाव पड़ सकता है, आय में असमानता सकती है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 45 पे चलेंगे, मनरेगा का संबंध है किससे? रोजगार से है ना। प्रश्न नंबर 46 पे चलेंगे कि नाबार्ड कब स्थापित हुआ? नाबार्ड जो है वो कब स्थापित हुआ? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 12 जुलाई 1982 को, ठीक है ना, 12 जुलाई 1982 को हुआ। 47 नंबर प्रश्न में चलेंगे, श्रम बल और कार्यबल का अंतर क्या कहलाएगा? बेरोजगार श्रम। श्रम बल और कार्यबल, श्रम बल मतलब कुल काम करने लायक लोगों की संख्या। मान लो हमारे देश में एक मोटा मोटी छोटा फिगर लेके बता रहे हैं, जैसे कि 50 लोग हैं काम करने के लायक, और काम कर रहे हैं कितना? 30 लोग, तो जो बच गया वो क्या है? बेरोजगार ना है जी, तो बेरोजगार श्रम कहलाएगा। इसलिए कह रहा है श्रम बल और कार्यबल के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग? बेरोजगार श्रम कहते हैं। प्रश्न नंबर 48 पे चलेंगे, इनमें से कौन ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में नहीं आता? तो सही जवाब होगा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में सौर कभी भी नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं प्रश्न नंबर 49 पर। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो ऑप्शन सी ए इसका सही जवाब होगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने। उत्तराखंड में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 50 कहता है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है कैसी है? तो बिल्कुल भारत की जैसी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रिम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या होगा? मिश्रित होगा, है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी कैसी है? मिश्रित है, और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी कैसी है? मिश्रित है। तो यहाँ पे टोटल जो है क्वेश्चन कितना हो गया बच्चे? 50 क्वेश्चन यहाँ भी मैंने कवर कर दिया। ये 50 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयारी कर लें, एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, और इसमें से भी प्रश्न काफी प्रश्न भिड़ने का संभावना है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेट के साथ, तब तक मन लगा आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहिए।